गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर हेमलता अंकोडिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम भी ये पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे राजनीतिक विकास के बारे में बात की थी। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र वह शासन जो जनता के लिए, जनता द्वारा होता है। या हम ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छी शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। तो यहाँ पर हम अपने इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है लोकतंत्र का अर्थ के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने लोकतंत्र शब्द को कई बार सुना भी है, इसके बारे में पढ़ा भी होगा और आप लोगों ने 11th-12th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। लोकतंत्र यानी जनता का शासन। लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी से बना है। डेमोक्रेसी का हिंदी या जनतंत्र या प्रजातंत्र होता है। अंग्रेजी शब्द जो डेमोक्रेसी है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस तथा क्रेटिया के सहयोग से या इनसे मिलकर बना है। डेमोस का जो अर्थ है वह है भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया जाता है। क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार अगर हम डेमोस और क्रेटिया का जो शब्दार्थ देखें तो डेमोक्रेसी बन जाता है, जिसका अर्थ होता है जनता की शक्ति। इस शब्दार्थ के अनुसार शासन की एक प्रणाली के रूप में डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। वर्तमान समय में जो लोकतंत्र की बात की जाती है या लोकतंत्र की जो चर्चा की जाती है वह मुख्यतः उदारवादी लोकतंत्र के बारे में हम बात करते हैं। लोकतंत्र का ये उदारवादी रूप आधुनिक युग में सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय है। एक अवधारणा के रूप में आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र का एक विशिष्ट अर्थ है जो कुछ बातों को लेकर चलता है। जैसे यह एक निर्णय लेने की विधि है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति कोई ना कोई निर्णय लेता है। आम जनता है वो भी निर्णय लेती है कि हमें किसे वोट डालना है। सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है किस प्रकार से शासन चलाना है। नौकरशाही भी निर्णय लेती है। मतलब हर व्यक्ति एक निर्णय लेने का काम करता है। तो यह एक निर्णय लेने की विधि है। दूसरा, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित एक अवधारणा है। आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप नहीं माना जाता। लोकतंत्र के अनेक अर्थ किए जाते हैं। बर्न्स के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और इसके साथ ही कुछ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसके अन्य रूपों के बारे में जानें। आधुनिक समय में लोकतंत्र के जो प्रमुख रूप या अवधारणा है वो 4 प्रकार का है। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र, चौथा है नैतिक लोकतंत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक लोकतंत्र की। राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई है, अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक राज्य से है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा यह मानी जाती है कि प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है, इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण तथा उससे मुक्त करने की पूर्ण व अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है। राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के 2 उपभेद दिखाई पड़ते हैं। पहला है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं सीधे कानून बनाने का काम या सरकार का सारा कार्य करती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता है।
जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसके भी हमें दो प्रकार देखने को मिलते हैं। एक है संसदीय लोकतंत्र, दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं भी है, जिसमें पहला है राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास रखता है। दूसरा, यह प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है। तीसरा, राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष है लोकतांत्रिक राज्य और इसका व्यवहारिक पक्ष है लोकतांत्रिक शासन। जनता शासन को नियुक्त करती है, उसका नियंत्रण करती है तथा उससे पद से भी हटा सकती है। पांचवा, राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता है, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का साधन मात्र होता है। राजनीतिक लोकतंत्र एक विकासशील अवधारणा है और यह आधुनिक युग का व्यक्तिवादी, उदारवादी एवं लोक कल्याणकारी अवस्थाओं से गुजरा है। दूसरा रूप है सामाजिक लोकतंत्र। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्षण है सामाजिक समता की भावना। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समाज में नस्ल, रंग, वर्ण, जाति, धर्म, लिंग, धन, जन्म स्थान आदि के आधार पर व्यक्तियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। व्यवहार में जो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें आवश्यक होती है। पहला है धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूदा विशेषाधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए। दूसरा, सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर भी दिलाए जाएं। राजनीतिक लोकतंत्र व सामाजिक लोकतंत्र को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक लोकतंत्र की उपस्थिति होना अनिवार्य है। अगला है आर्थिक लोकतंत्र। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा गया है। वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादी एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया है। 18वीं व 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की थी, जो मार्क्सवादियों व समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से सर्वथा भिन्न थी। जो अर्थव्यवस्था के आर्थिक लोकतंत्र को 3 रूपों में स्वीकारा जाता है। पहला है व्यक्तिवादी आर्थिक लोकतंत्र का रूप, दूसरा है मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र का रूप, तीसरा है उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र का रूप। तो 3 तरह के आर्थिक लोकतंत्र होते हैं। चौथा है नैतिक लोकतंत्र। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकारा है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र का सर्वोत्तम अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांस की उदार लोकतांत्रिक क्रांति में स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे के नारे के रूप में हुई। इन तीनों में भाईचारे का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों व दृष्टिकोणों की। लोकतंत्र स्वयं में एक बहुत ही बड़ी विस्तृत अवधारणा है और विद्वानों में इस तथ्य को लेकर काफ़ी मतभेद है कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपयोग कौन करता है तथा सत्ता का वास्तविक उपयोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए, शासक व शासित वर्ग में किस प्रकार के संबंध होते हैं और लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए। इस प्रकार के चिंतन के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत व दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए। यहाँ पर मैं सिर्फ उनके नामों की चर्चा करूँगी, बाद में हम उनका विस्तृत विवेचन करेंगे। जो सिद्धांत है उसमें पहला है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। चौथा है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। पांचवा है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के सिद्धांत एवं दृष्टिकोण लोकतंत्र के पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र के प्रकारों की।
जो उदारवादी लोकतंत्र है उससे संबंधित लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में दो प्रमुख प्रकार बताए हैं। उसमें पहला है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। वर्तमान में बड़े बड़े राज्यों में वर्तमान समय में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत स्वयं जनता प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण नियंत्रण करती है। यह नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है और उन्हें पदमुक्त भी कर सकती है। वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। हंसा का ये मत प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पर पूरी तरह लागू होता है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती थी और वर्तमान काल में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड में यह व्यवस्था पाई जाती है। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था केवल छोटे अथवा कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है, किंतु वर्तमान काल में अधिकांश राज्य आकार एवं जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हैं और इसलिए इनमें इस शासन प्रणाली को लागू करना संभव नहीं। दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। आधुनिक काल के प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र भी पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती, अपितु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। मिल ने कहा है, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। अब हम और परिभाषा देखें तो लॉर्ड ब्राइस ने कहा है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। डाइसी ने कहा है, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। सीले ने कहा है, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो, शासन कार्य में भाग हो। अब्राहम लिंकन की परिभाषा का मैंने पहले भी उल्लेख किया है। अब्राहम लिंकन कहते हैं, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली कुछ विशिष्ट लक्षणों से युक्त है। वो लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे पहला है जनता का शासन। शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। जनता का अर्थ संपूर्ण जनसमूह एवं प्रत्येक व्यक्ति से है। इस प्रकार यह किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन नहीं है। दूसरा, जनता द्वारा निर्मित शासन। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। तीसरा, लोकतंत्र शासन का ऐसा साधन अथवा साध्य है, लोकतंत्र शासन का एक साधन है, साध्य नहीं है। साध्य जनता होती है। लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता, अपितु शासन को एक साधन माना जाता है। वास्तव में लोकतंत्र में शासन जिन साध्यों, लोकतांत्रिक साध्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता व गौरव की रक्षा करना तथा सार्वजनिक हित में वृद्धि करना। अगला है लक्षण जनता के प्रति उदारवादी शासन। लोकतंत्र में शासन प्रणाली लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकारती है, अतः लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ है कि यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती है अथवा जनमत का सम्मान नहीं करती अथवा सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती तो जनता उसे बदल सकती है। पांचवा है लोकतंत्र विकासशील शासन है। आधुनिक काल तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, जो बाद में
उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया और वर्तमान समय में ये लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा से संबंधित हो गया है। इस विकास का परिणाम ये हुआ कि जहाँ प्रारंभ में लोकतंत्र ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता तथा संवैधानिक शासन पर ही बल दिया था, वहाँ अब यह सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकारने लगा। इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने उसके मूल्यात्मक स्तर में वृद्धि की है। आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, संसदीय और अध्यक्षात्मक। ब्रिटेन की शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली है और अमेरिका की शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संघात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों को हमें मिश्रित रूप देखने को मिलता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने लोकतंत्र के अर्थ तथा उसके लक्षणों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोकतंत्र के गुण, दोष, शर्तों व भारतीय लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।